मैटर क्या होता है? वैसे तो मैटर आपके सामने इस वक्त जो कुछ भी प्रेजेंट है वो सारी चीजें मैटर कहलाती हैं, जैसे कि स्टोन, क्लाउड्स, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स। ये सारी चीजें मैटर के अंदर आती हैं। और मैटर की एक सिंपल सी डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में लिखी होती है, इट इज द मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स और मटेरियल्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर H2 के मॉलिक्यूल आपस में अटैच होकर वाटर बनाते हैं, और साथ ही साथ सोडियम और क्लोरीन आपस में अटैच होकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जिसे हम सॉल्ट भी कहते हैं। तो मैटर बना हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर। इसका एक डेली लाइफ एग्जांपल ये लेंगे कि अगर आपने एक बीकर लिया, उसमें थोड़ा सा पानी पहले से है, उसमें आप आधा चम्मच नमक डालिएगा, फिर आप इस सॉल्यूशन को स्टिर करिएगा। तब आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो सॉल्ट आपने डाला था वो डिसॉल्व हो गया है, मतलब वो दिख नहीं रहा है सॉल्यूशन के अंदर। तो हुआ ये है कि जो सॉल्ट मैटर फॉर्म में था वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में पूरी तरह डिसॉल्व हो गया है सॉल्यूशन के अंदर। इस वजह से आपको जो सॉल्ट था मैटर फॉर्म में वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि सारे पार्टिकल्स आपस में डिसोसिएट हो गए पूरे सॉल्यूशन के अंदर। और पानी में वो पार्टिकल्स हमें दिख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि कई बार पार्टिकल्स इतने छोटे साइज के होते हैं कि वो हम अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है। इसका बेटर एग्जांपल है नींबू पानी। अगर आपने नींबू पानी बनाया होगा तो आपने पानी लिया और उसमें फिर आप नींबू ऐड करते हो, और फिर आप सॉल्यूशन को मिक्स करके जब आप उसे सिप करते हो तो आपको हर एक सिप में लेमन का फ्लेवर आता है। यानी कि वाटर के जो मैटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में कुछ स्पेस था, तभी वहाँ पर लेमन के मॉलिक्यूल्स आ पाए। सेकेंड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसका सिंपल से एग्जांपल, अगर आपने अपने घर में इंसेंस स्टिक जलाई होंगी तो उनसे जब धुआं निकलना शुरू होता है, धीरे धीरे करके वो पूरे रूम को कैप्चर कर लेता है, और वो धुआं आपके रूम में कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहेगा जब तक उसे कोई फ्री स्पेस ना मिल जाए बाहर जाने के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका सिंपल एग्जांपल ये होगा, अगर मैं एक आयरन की रॉड ले लूँ और एक मैं चॉक ले लूँ और मैं एक वुड की रॉड ले लूँ, इन तीनों पे अगर मैंने हैमर मारा तो क्या होगा कि चॉक और वुडन रॉड टूट सकती है एंड आयरन रॉड हमारी नहीं टूटेगी। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इन तीनों के बीच में बने हुए अट्रैक्शन, यानी कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसकी मदद से आयरन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो चॉक है वो काफ़ी वीक होगी। अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर। मैटर की 3 स्टेट्स बहुत ही कॉमन है, एक है सॉलिड स्टेट, एक है गैसियस स्टेट और एक है लिक्विड स्टेट। So solid matter is something which has definite shape, definite size and fixed volume. अब सॉलिड्स वो भी होते हैं जिनका डेफिनेट शेप तो है, बट इनका शेप और साइज चेंज भी किया जा सकता है, जैसे कि एग्जांपल में रबर बैंड और स्पंज। दीज आर ऑल्सो सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ टॉकिंग अबाउट लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट पे फिक्स्ड शेप तो नहीं होता है, बट फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो वाटर इज द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, जो कि कोई भी शेप अटेन कर लेता है जब हम उसे किसी भी कंटेनर में भरते हैं। इन लिक्विड्स में चीजों को डिसॉल्व करना आसान होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट। अब हम बात करें गैसेस स्टेट ऑफ मैटर की, तो गैसेस के पास ना ही फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। और इसका एग्जाम्पल आपके घर में यूज होने वाले किचन के अंदर एलपीजी सिलेंडर्स हैं, क्योंकि वहाँ पर एलपीजी सिलेंडर के अंदर गैस को काफ़ी कॉम्प्रेस किया जाता है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर हम उसे बर्न करके अपने खाने को प्रिपेयर करते हैं। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? लेट सपोज आपने एक बीकर लिया और उसके अंदर आपने पानी भरा, और अब आप इस बीकर को लेके हीट कर रहे हैं। जैसे जैसे बीकर का टेम्परेचर राइज करेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ती जाएगी, और एक ऐसा टाइम आएगा जब हीट एनर्जी जो कि सप्लाई हो रही है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में जो लग रहा है उससे भी ज़्यादा हो जाएगी, और जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो स्टीम में कन्वर्ट होने लगेंगे। और यहीं पर एक टर्म आता है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर एक लिक्विड गैस के फेस में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बट हाँ, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में होना चाहिए। और एक बात, जब वाटर के पार्टिकल्स स्टीम के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहे थे तो स्टीम के पार्टिकल्स में एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू वाटर के पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि जो कुछ वाटर से स्टीम बनने में लेटेंट हीट कुछ स्टीम के पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब करी होगी, इस वजह से उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। और यही रीज़न है कि वाटर के पार्टिकल्स तो सरफेस पे होंगे बट स्टीम के पार्टिकल्स सरफेस के ऊपर होंगे। कुछ ऐसे भी फेज चेंज होते हैं जो कि एक फेज को स्किप कर देते हैं, जैसे कि मेरे पास 2 एग्जांपल हैं, एक है सब्लिमेशन और एक है डिपोजिशन। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, एक सॉलिड स्टेट डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है विदाउट इवन अटेनिंग अ लिक्विड स्टेट। इसका सिंपल एग्जांपल है ड्राई आइस। और दूसरा प्रोसेस है डिपोजिशन, जिसमें कि गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होती है विदाउट इवन अटेनिंग अ लिक्विड स्टेट। इसका सिंपल एग्जांपल हो सकता है कि हीलियम जो होता है वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली गैस। व्हाट इज इवेपोरेशन? तो हमें पता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा मूव करते रहते हैं,
और मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स की डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज होती हैं। और अगर लिक्विड्स की बात करें तो जो पार्टिकल्स सरफेस पे होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी एज कम्पेयर टू जो पार्टिकल्स सरफेस के नीचे हैं उनसे ज़्यादा होती है। और इसी हाइयर अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से सरफेस के पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बात हम रूम टेम्परेचर पर ही कर रहे थे। तो इवेपोरेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए एट एनी टेम्परेचर बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब ये इवेपोरेशन कुछ फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है जो कि इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं इवेपोरेशन को। इसमें पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। इसलिए हम कपड़ों को सुखाने के लिए उन्हें स्प्रेड करके रोप्स पर फैलाते हैं ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट हो सके सनलाइट का और इवेपोरेशन जल्दी हो सके। सेकंड फैक्टर है ह्यूमिडिटी। तो एयर में ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा तेज़ हमारा इवेपोरेशन होगा, क्योंकि अगर एयर में लार्ज अमाउंट में वाटर वेपर अगर पहले से ही प्रेजेंट है तो फिर सरफेस से इवेपोरेट होकर वाटर वेपर एयर में जाएंगे ही नहीं और इसकी वजह से हमारा इवेपोरेशन काफ़ी कम हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, क्योंकि इससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगी जिससे सरफेस के पार्टिकल्स का मूवमेंट एयर में ज़्यादा तेज हो जाएगा। एक लास्ट फैक्टर है इंक्रीज इन विंड स्पीड। मतलब कि हवा में जितनी ज़्यादा रफ्तार होगी उतना ही तेज़ हमारा इवेपोरेशन होगा। आपने सुना ही होगा कि जब ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो कपड़े और जल्दी सूखते हैं। वॉट इज़ ड्राई आइस? तो ड्राई आइस बनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड से, बट कार्बन डाइऑक्साइड तो एक गैस है, तो ये सॉलिड में कैसे कन्वर्ट हुई? तो इसके पीछे का रीज़न है उसमें लगाए हुए हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन का। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमें अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो हमें उसके लिए -78.5 डिग्री सेल्सियस अटेन करना पड़ेगा, तब जाके हमारी गैस सॉलिड में कन्वर्ट होती है। तो आइस का तो मतलब समझ आता है कि हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को आइस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो आइस जैसे दिखती है। बट ये ड्राई क्यों? क्योंकि जब भी आप सॉलिड ड्राई आइस को एनवायरनमेंट के अंदर लाएंगे तब ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और वाटर का कोई इस पर रेसिड्यू छूटता ही नहीं है, जिस वजह से हम इसे ड्राई आइस बोलते हैं। हाय गाइस, सपोज हमने 150 ग्राम आइस को एक बीकर में रखा और फिर हमने उसमें एक थर्मामीटर रखा और हम नीचे से उसमें हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो होगा क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वाइब्रेशंस उनके बीच में काफ़ी तेज हो जाएंगे और एक ऐसी स्टेज आएगी जब हीट एनर्जी जो सप्लाई कर रहे हैं वो ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि पार्टिकल्स के बीच में लग रही है। इससे क्या होगा कि सॉलिड स्टेट जो थी वो मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा कम होने से सॉलिड के पार्टिकल्स अब फ्रीली मूव करने की वजह से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ऐसे ही टेम्परेचर जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। नाउ एक और ऑब्जर्वेशन है जिस पे हमें फोकस करना है। जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही थी तब जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था, बट स्टेट चेंज तो हो गई, सॉलिड से लिक्विड की तरफ स्टेट चेंज हो गई एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, यानी कि द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट। और एक टर्म होता है फ्यूजन, यानी कि सॉलिड का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना। लेकिन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज चेंज हो जाए, यानी कि सॉलिड से लिक्विड चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हाय गाइस, क्या आपको पता है आखिर क्यों हमें गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए? वेल, इसके पीछे का रीज़न क्लास 9 की बुक में ही लिखा है। क्योंकि गर्मियों में हमारी बॉडी खुद को कूल रखने के लिए पसीना बहाती है और यही पसीना जब हमारी बॉडी पे आ जाता है तब ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन में जो लिक्विड के पार्टिकल्स हमारी बॉडी पर सरफेस पे होते हैं ये सराउंडिंग से एनर्जी गेन करके, या हम बोलें हीट एनर्जी गेन करके वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी को ठंडक फील होती है। अब कॉटन का इसमें क्या काम है? तो कॉटन एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है वाटर का। कॉटन सारा पसीना एब्जॉर्ब करके उसको एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर देती है, जिससे कि हमारा पसीना और जल्दी सूखता है और हमें ज़्यादा उलझन भी नहीं होती है। और दूसरा फिनोमेना आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आपने कभी ठंडा पानी किसी ग्लास में भरा होगा तो उसके बाहर आप लिक्विड के ड्रॉपलेट्स देखते हैं। वेल, इसके पीछे का रीज़न भी इवेपोरेशन ही है, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है वाटर वेपर और वही वाटर वेपर ग्लास की सरफेस पे जाके अपनी एनर्जी लूज़ करता है और वही एनर्जी लूज़ करने की वजह से वो वाटर वेपर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और वही हमें ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।